सीमा पर खत्म हो सकता है भारत चीन विवाद। बातचीत के बाद हट रही है दोनों देश की सेनाएं, लेकिन कई मोर्चों पर अब भी जारी है तनातनी। दोस्तों, भारत चीन के बीच टेंशन लगातार बनी हुई है। गलवान के बाद दोनों देश की सेना भारी संख्या में बॉर्डर के दोनों तरफ मौजूद है। इसके साथ ही दोनों देशों ने खतरनाक हथियार भी तैनात किए हैं। ड्रैगन अपनी धमक भारत को दिखाना चाहता है, लेकिन भारत ने उसकी अकड़ निकाल दी है। भारत चीन की साजिशों के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को सीधा मैसेज दे दिया है कि अगर चीन भारत की सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो भारत भी चीन की सीमाओं का सम्मान नहीं करेगा। सवाल उठता है कि जयशंकर ने चीन को क्या मैसेज दिया था? विदेश मंत्री के बयान के बाद चीन क्यों ठंडा पड़ गया था? तो दोस्तों, 2009 से 2013 तक चीन में भारत के राजदूत रहे जयशंकर ने कहा कि संबंध एक तरफा नहीं हो सकते और इसे बनाए रखने के लिए परस्पर सम्मान होना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि वे हमारे पड़ोसी हैं और हर कोई अपने पड़ोसी के साथ मैत्री के साथ रहना चाहता है। मुझे आपका और आपको मेरा सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारा दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है और यदि आपको बेहतर संबंध बनाने हैं तो एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। प्रत्येक के अपने हित होंगे और हमें एक दूसरे की चिंताओं के बारे में संवेदनशील होने की जरूरत है। जयशंकर ने कहा, स्थायी संबंध एक तरफा नहीं हो सकते। हमें आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता की आवश्यकता है। बैंकॉक में जयशंकर ने कहा था कि चीन ने सीमा पर जो किया है उसके बाद भारत और उसके संबंध अत्यंत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर दोनों पड़ोसी देश हाथ नहीं मिलाते हैं तो एशियाई शताब्दी नहीं आएगी। दोस्तों, इसी बीच भारत चीन सीमा से एक ऐसी खबर आई है जो सुकून देने वाली है। हालांकि अभी भी चिंताएं बाकी है। सवाल उठता है कि लंबे समय से जंग का अखाड़ा बने चीन बॉर्डर पर क्या खबर आई है? यहां भारत को क्या कामयाबी मिली है? किस विवाद को सुलझा लिया गया है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। सीमा पर बड़ी संख्या में दोनों देश के सैनिक हैं तैनात। ताइवान मामले के बाद ड्रैगन पड़ने लगा है ठंडा। दोस्तों, भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में स्थित पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटने लगी हैं। 28 महीनों से सीमा पर जारी तनाव के बीच PP-15 पर डिसएंगेजमेंट की शुरुआत हुई। हालांकि यहां पर 40-50 से ज्यादा सैनिक नहीं थे। इसके बावजूद PP-15 पर एक नो पेट्रोलिंग बफर जोन बना दिया गया है। भारत के लिए चिंता का सबब चीनी सैनिकों का बड़ी संख्या में देपसांग और देमचोक में जमा होना है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने देपसांग में अच्छा खासा अतिक्रमण कर रखा है। देमचोक में भी चीनी सेना ने अतिरिक्त टेंट गाड़ दिए हैं। करीब साल भर चली बातचीत के बाद भारत और चीन कुंगरांग नाला के पास PP-15 से सेना पीछे करने पर राजी हुए हैं। सेना ने एक बयान में कहा कि 16वें दौर की कोर कमांडर लेवल बातचीत में PP-15 से डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी। यह बातचीत 17 जुलाई को हुई थी। PP-15 पर दोनों तरफ से केवल 40-50 सैनिक मौजूद थे, जबकि इससे सटे इलाकों में कहीं ज्यादा फोर्स है। PP-15 पर बफर जोन बनाए जाने के साथ ही LAC पर ताजा तनाव के दरमियान बने बफर जोन्स की संख्या 4 हो गई है। इससे पहले PP-14, PP-17A और पेंगोंग झील के दोनों तटों पर 3 से लेकर 10 किलोमीटर के बफर जोन बनाए गए थे। पेंगोंग झील कैलाश रेंज क्षेत्र से डिसएंगेजमेंट फरवरी 2021 में हुआ था। गोगरा पोस्ट के पास मौजूद PP-17 पर इसी साल अगस्त की शुरुआत में बफर जोन बना। चिंता की बात यह है कि ये बफर जोन्स उन इलाकों में बने हैं जिन्हें भारत अपना मानता है। भारत के लिए एक बड़ी समस्या देपसांग में PLA का अतिक्रमण है। उत्तर में कराकोरम पास और अति महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी तक जाने के लिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद यह पठारी इलाका बेहद अहम है। PLA लगातार देपसांग में भारतीय सैनिकों को ब्लॉक कर रही है, वह भी 18-18 किलोमीटर भीतर तक, जिस इलाके को भारत अपना मानता है। अप्रैल-मई 2020 के बाद भारत परंपरागत रूप से PP-10, 11, 12, 12A और 13 पर पेट्रोल भी नहीं कर पा रहा है। यह माना जा रहा है कि देपसांग का मसला केवल शीर्ष स्तर पर राजनीतिक दखल से सुलझ सकता है। दोस्तों, डेमचोक सेक्टर की स्थिति भी देपसांग से अलग नहीं है। यहाँ पर CNN ट्रैक जंक्शन के पास जून 2022 से भारतीय इलाके में चीन ने अतिरिक्त टेंट गाड़ रखे हैं। चीन के लड़ाकू विमान कई बार LAC के बेहद करीब से उड़ान भरते हुए नजर आए हैं। अक्सर उन्होंने 10 किलोमीटर के नो फ्लाई जोन का भी उल्लंघन किया। PP-15 से डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनने में साल भर से ज्यादा लग गए। देपसांग और डेमचोक में तनाव के आगे यह बेहद छोटा कदम है। हालांकि इससे PM नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक का रास्ता साफ हो सकता है। यह बैठक 15-16 सितंबर के बीच उज्बेकिस्तान के संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकती है। दोनों देशों ने अभी तक न तो द्विपक्षीय मुलाकात की पुष्टि की है, न ही इससे इनकार किया है।
पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच अप्रैल-मई 2020 के बाद से कोई मुलाकात नहीं हुई है। दोस्तों, चीन इस वक्त देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। भारत चीन को जवाब देने के लिए सभी मोर्चों पर अलर्ट मोड में है। इसी बीच भारत ने सुपर पावर के साथ चीन सीमा से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर युद्धाभ्यास करके चीन की हवा निकाल दी थी। ताइवान मामले में भी भारत ने अमेरिका का इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दिया है। भारत ने इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन अब भारत ने ताइवान को समर्थन देकर चीन की वन चाइना पॉलिसी को झटका दे ही दिया है। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीन को सबक सिखाने की प्लानिंग कर चुके हैं। चीन का आर्थिक बहिष्कार करने की रणनीति पर काम हो रहा है, लेकिन ताइवान मुद्दे पर चीन को ऐसा तगड़ा झटका लगा है कि चीन घबरा गया है। चीन ने सोचा था कि वो ताइवान को मसल देगा, लेकिन पश्चिम तो जैसे इंतजार में था। चीन जैसे ही ताइवान पर हमला करता, सुपर पावर अपने प्रतिद्वंदी को रौंद कर रख देता। लेकिन सुपर पावर अमेरिका के एटीट्यूड को देखकर चीन सहम गया। उसे अपनी औकात पता चल गई और उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। इसके बाद चीन को यह समझ में आ गया कि अगर वो भारत से पंगा लेता है तो सुपर पावर के साथ मिलकर भारत उसकी बैंड बजाने में देर नहीं करेगा। इसीलिए चीन का रुख अब ठंडा पड़ने लगा है, लेकिन मामला अभी सॉल्यूशन से बहुत दूर है। इसीलिए भारत पूरी तरह सतर्क है। दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद को अमेरिका अपने लिए एक अवसर के रूप में देखता है। उसे लगता है कि यही एक मौका है जब वो भारत को रूस से दूर कर सकता है। सवाल उठता है कि भारत को रूस से दूर करने के लिए अमेरिका क्या प्रयास कर रहा है, अमेरिका पर कितना विश्वास किया जा सकता है, अमेरिका ने भारत चीन मामले में रूस के रोल पर क्या बयान दिया है। दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका रूस के साथ कूटनीति से काम ले रहा है। भारत चीन के मामले में सुपर पावर है बेहद आक्रामक। दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख में साल 2020 में विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद से अमेरिकी अधिकारी अलग अलग मौकों पर बयान देते रहे हैं। अमेरिका के उप सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह ने एक ऐसा ही बयान दिया था। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के लगभग एक महीने बाद भारत दौरे पर आए अमेरिका के डिप्टी एनएसए ने कहा था कि चीन अगर एलएसी का उल्लंघन करता है तो रूस भारत को बचाने के लिए नहीं आएगा। अलका आचार्य कहती हैं, भारत में काफी लोगों का मानना है कि चीन के साथ संघर्ष में हमें अकेले ही निपटना होगा। जब अमेरिका की ओर से ये कहा गया कि अगर आपको चीन से निपटना है तो आप पूरी तरह हमारे साथ आ जाइए, इस पर दलीप सिंह की प्रतिक्रिया आई थी। अमेरिका की ओर से एक बड़ी पहल चल रही है कि भारत पूरी तरह उनके साथ आ जाए और रूस के खिलाफ खड़ा हो जाए। दोस्तों, अगर रूस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रेटेजिक स्टडी प्रोग्राम के हेड प्रोफेसर हर्ष पंत के अनुसार चीजें इतनी सपाट नहीं है। प्रोफेसर हर्ष के अनुसार रूस में अच्छे तरीके से ये समझ है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जबकि चीन सर्वसत्तावादी या कहे एक किस्म की तानाशाही वाला देश है। इसलिए रूस भारत के साथ अपने संबंध ज्यादा प्रेमपूर्ण मानता है और यही भारत और रूस के पुराने घनिष्ठ संबंधों का आधार है। लेकिन बीते एक दशक में परिस्थितियां बदली हैं। देखा गया है कि चीन के साथ रूस के संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। वो कहते हैं रूस के लिए भी परिस्थितियां कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। आबादी पाकिस्तान से भी कम है और क्षेत्रफल बहुत ज्यादा, जो यूरोप से एशिया तक फैला है। फिर अमेरिका तो दुनिया भर में बेस बना लेता है, लेकिन रूस के लिए चुनौती है कि इतना बड़ा क्षेत्रफल है जिसकी तकनीकी की मदद से रक्षा करनी है और अपनी सीमाओं के चारों ओर दुश्मनी का माहौल वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूस की पूर्वी सीमा जो चीन से मिलती है, वहां रूस तनाव बिल्कुल नहीं चाहता और चीन इस बात का फायदा उठाता है। दूसरी ओर रूस की अमेरिका और इसके सहयोगी कुछ यूरोपीय देशों से भी खींचातान है। ऐसे में रूस के पास भी सीमित विकल्प बचते हैं। यहाँ भारत कोशिश कर रहा है कि रूस के साथ संबंधों में नए आयाम लाए जाएं, क्योंकि दोनों देशों के संबंध सिर्फ डिफेंस तक सीमित रह गए हैं और जगहों पर दोनों देशों के बीच मतभेद बढ़े हैं। जैसे इंडो पैसिफिक की रणनीति पर भारत से ज्यादा चीन और रूस एक दूसरे के करीब हैं। इसलिए भारत और रूस में बातचीत बहुत जरूरी है। भारत चाहेगा कि रूस चीन पर थोड़ा दबाव बनाए कि लद्दाख में चीन शांत रहे। मॉस्को में मौजूद भारतीय राजदूत ने भी रूस के सामने भारत की चिंताएं कुछ वक्त पहले रखी थीं और रूस ने पूरा आश्वासन दिया था कि चीन के साथ भारत का विवाद यदि बढ़ता है तो उसे शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की तमाम कोशिशें की जाएंगी। वहीं चीन कहीं न कहीं रूस को भारत के ज्यादा नजदीक समझता है। वहीं चीन और भारत के बीच टकराव होता है तो रूस की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी असर होगा। यह बात रूस समझता है। रूस की सत्ता में बैठे लोगों के दिमाग में ये बात है कि जिस दिन भारत टूटा उस दिन चीन से सबसे ज्यादा परेशानी रूस को होगी, क्योंकि मध्य एशिया में जो वर्चस्व कभी सोवियत यूनियन का था वो धीरे धीरे चीन ने ले लिया है। प्रोफेसर हर्ष के अनुसार नौबत ये आ चुकी है कि अब जब रूस और चीन आपस में खड़े होते हैं तो रूस का कद छोटा नजर आता है। वे कहते हैं दोनों देशों के बीच अब काफी ट्रेड होता है, पर दोनों में आज संबंध ऐसे हैं कि रूस नंबर 2 यानी छोटे साझेदार के रूप में चीन के साथ कुर्सी से खड़े होने को तैयार है। इससे रूस को इसलिए भी ऐतराज नहीं है क्योंकि वो अमेरिका को ज्यादा बड़ी परेशानी समझता है और उसे मैनेज करने के लिए वो चीन की मदद लेने के लिए भी तैयार है।
पर यहाँ भारत के लिए परेशानी ज्यादा अलग किस्म की है, क्योंकि चीन से खटपट होने के बाद रूस की मदद से भारत तीनों देशों के बीच पावर का एक बैलेंस बनाना चाहता है। विनय शुक्ल के मुताबिक रूस और भारत के बीच हुई संधियों में एक प्रावधान ये भी है कि दोनों देशों की सुरक्षा के लिए कोई चुनौती नहीं होती है तो दोनों देश एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या रूस भारत के लिए चीन पर दबाव डाल सकता है? तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक तबका विश्वास करता है कि भारत के कहने पर रूस चीन को धमका सकता है और उसे नियंत्रित कर सकता है, पर प्रोफेसर हर्ष इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनके अनुसार रूस एक कमजोर शक्ति है जिसे खड़े होने के लिए चीन की सहायता की बड़ी सख्त जरूरत है। रूस की आर्थिक हालत खराब है जिसमें चीन से उसे मदद चाहिए। ऐसे में भारत को खुली आंखों से ये देखना चाहिए कि रूस के लिए भारत भले ही एक महत्वपूर्ण साथी हो, पर वो भारत का एक तरफा समर्थन करने की स्थिति में नहीं है। वे कहते हैं कि रूस भी अन्य देशों की तरह कूटनीतिक भाषा का प्रयोग करेगा। हर्ष पंत ये भी कहते हैं कि भारत और चीन के बीच अगर तनाव बढ़ा या छोटी मोटी लड़ाई हुई तो रूस की उपयोगिता बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि भारत के पास भारी संख्या में रूसी हथियार और मशीनें हैं जिनकी सर्विसिंग और रिपेयर में रूस की बहुत जरूरत होगी। इसलिए भारत के पास रूस को नाराज करने का विकल्प नहीं है, लेकिन भारत मौजूदा हालत से निपटकर भविष्य की ओर देख रहा है। वो हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होकर किसी की मदद पर निर्भर नहीं रहना चाहता। फिलहाल इसके लिए उसे वक्त की जरूरत है, इसलिए वो विवाद को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन एक वक्त के बाद वो इतना ताकतवर होने वाला है जिसका अंदाजा शायद दुनिया को अभी नहीं है। लेकिन दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनने के बाद तमाम देश ये समझ चुके हैं कि अब भारत तीसरे नंबर पर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लेगा। तो दोस्तों, भारत के कदमों को लेकर आपका क्या विचार है बताना ना भूलें।